हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये साइबर सिक्योरिटी का पार्ट सेकंड है। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट वन कवर किया था। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं हम पार्ट टू, जिसमें हम कवर करेंगे दो पार्ट, जो है एक सिक्योरिटी गवर्नेंस, ठीक है, और सेकंड है क्रिप्टोग्राफी। तो आज का जो एजेंडा रहेगा वो पहला टॉपिक जो है हमारा सिक्योरिटी गवर्नेंस रहेगा। ठीक है, फिर हम उसमें की टर्म्स देखेंगे कि क्या क्या की टर्म्स आते हैं। उसके बाद हम पॉपुलर कंप्लायंस रेगुलेशंस देखेंगे, जो जीडीपीआर होता है, हिप्पा होता है, पीसीआई डीएसएस होता है। फिर हम देखेंगे क्रिप्टोग्राफी और उसके टाइप्स। तो ये दो पार्ट आज हम इस वीडियो पे कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी गवर्नेंस। Security governance is a set of practices, policies, standards, and procedures that are put in place to manage and secure an organization's information and assets. Within security governance, policies, standards, and procedures are essential components that ensure a consistent and effective approach to security management. ठीक है, तो सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या होता है ना, इसमें पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, पॉलिसीज होती हैं और आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, और प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पॉलिसीज क्या होता है। ये आगे आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। पॉलिसीज आर हाई लेवल स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज टू अचीव इट्स गोल। ठीक है, पॉलिसीज क्या होती है, हाई लेवल स्टेटमेंट्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को, प्रिंसिपल्स को और रूल्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, टू अचीव इट्स सिक्योरिटी गोल। सिक्योरिटी गोल अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स और रूल्स होते हैं उसके लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, पॉलिसीज प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, establish accountability and guide employees on what is expected of them. Example of security policy may include access control policies, password policies, data retention policies and incident response policies. ठीक है, इन टाइप की पॉलिसीज होती है। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज में क्या आते हैं, सब प्रिविलेज, रोल्स, ये सब चीजें आती है एक्सेस कंट्रोल में। फिर पासवर्ड पॉलिसीज क्या होता है कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, क्या क्या उसमें कितने कैरेक्टर्स यूज होने चाहिए, ये सारी पॉलिसीज होती हैं। पासवर्ड पॉलिसीज आपने सुना भी होगा ऑर्गेनाइजेशन में। फिर डेटा रिटेंशन पॉलिसीज होती है कि डाटा हमें कितने टाइम तक स्टोर करके रखना है, तो इसकी भी एक पॉलिसी होती है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स पॉलिसीज ये होती है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान होते हैं जो एक पॉलिसीज होती है कि कभी हमारे ऊपर कोई अटैक हुआ, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रैंसमवेयर हुआ या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई फिशिंग ईमेल अटैक हुआ, तो हम उसमें क्या क्या स्टेप्स लेंगे, ये सारी पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, डिफाइंड फॉर लॉन्ग टर्म्स, लॉन्ग टर्म के लिए डिफाइंड होती हैं। डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर मैनेजमेंट एंड यूजर्स। ठीक है, डिफाइन करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट एंड यूजर्स के लिए। नेक्स्ट होता है स्टैंडर्ड। Standard are most specific than policies and provide detailed requirement for how to implement a particular security control or measures. Standards are often derived from best practices, industry standards, or regulatory requirements. For example, a standard for password complexity may require that password must be at least 8 characters long, contain a mix of upper and lower letters, नंबर्स एंड पॉलिसीज कैरेक्टर। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि आपको कोई पासवर्ड की पॉलिसी क्रिएट करनी है, ठीक है, तो पॉलिसीज के अंदर क्या आएगा, एक जेनेरिक आएगा पासवर्ड पॉलिसीज। ठीक है, अब पासवर्ड पॉलिसीज के अंदर क्या क्या होगा वो स्टैंडर्ड्स में आएगा कि क्या क्या होनी चाहिए उसमें। 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है, और मिक्स होना चाहिए अपर लेटर और लोअर केस लेटर, और नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये सारी चीज आएगी उस स्टैंडर्ड में, एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होगा उसमें ये चीज होंगी।
पहले पॉलिसीज आया, फिर पॉलिसीज एक जेनरिक होगा, पासवर्ड पॉलिसीज एक जेनरिक वर्ड होगा, उस जेनरिक उसके डिस्क्रिप्शन होगा हमारे स्टैंडर्ड में कि क्या उस पॉलिसीज में आना है। ठीक है, रूल्स टू अचीव द इंटेंट ऑफ द पॉलिसी, रूल्स होते हैं इसमें कि कैसे पॉलिसी को इंटेंट किया जाए। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा। थर्ड एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर्स आर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क और एक्टिविटी। Procedures are often used to implement the requirement specified in policies and standards. Example of security procedures may include how to perform a security audit, how to respond to a security incident, or how to conduct background check on employees. ठीक है, तो प्रोसीजर क्या होता है ना, सबसे पहले पॉलिसीज आई, पॉलिसीज ने एक जेनरिक वो पॉलिसी बन गई, उसके बाद स्टैंडर्ड्स आए कि उस पॉलिसी में अंदर क्या होना चाहिए, और प्लस प्रोसीजर आए कि कैसे वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी। ठीक है, कि जैसे मैंने कहा कि एक पॉलिसी हमारी बनी है ईमेल फिशिंग की। ठीक है, ईमेल फिशिंग में फिर अंदर स्टैंडर्ड से आएगा कि क्या क्या कैसे चेक कर होगा, क्या क्या चीज चेक करनी होगी। प्रोसीजर में आएगा कि कैसे चेक करनी होगी। पहले आप यहाँ क्लिक करेंगे, पहले आप हेडर देखेंगे, फिर सब्जेक्ट देखेंगे, ये सब चीज आएगी स्टैंडर्ड में। और प्रोसीजर में क्या आएगा कि उसमें क्या क्या चीजें आप देखेंगे। ठीक है, एक जेनरिक बन गया, फिर उसके थोड़ा ब्रॉड करा स्टैंडर्ड में। ठीक है, प्रोसीजर बताएगा पूरा प्रोसीजर वो चीज करने का। मेन पर्पज इज टू ट्रेन एम्प्लॉयज एंड ensure consistency in security related business processes. This means if you have a standard operating procedure SOP and you have documents which list the specific steps needed to be taken in a particular situation, then it does not matter which employee is implementing those steps. ठीक है, अब इसमें आया एसओपी का कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का। तो ये कह रहा है कि मेन पर्पज इस ट्रेन करना है एम्प्लॉयज को और इंश्योर करना है कि कंसिस्टेंसी बनी रहे बिजनेस प्रोसीजर में। ठीक है, जो सिक्योरिटी रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस हैं उसमें एक कंसिस्टेंसी बनी रहे कि हर एम्प्लॉय सेम टास्क करे सेम प्रोसेस से। ठीक है, दिस मीन्स इफ यू हैव अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर and you have a document which lists the specific steps need to be taken in a particular situation, then it does not matter which employee। अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट बना है, ठीक है, एसओपी बनी है और उसमें स्पेसिफिक स्टेप्स लिखे हैं, किसी भी पर्टिकुलर कोई भी सिचुएशन आती है, जैसे मैंने बताया कि रैंसमवेयर अटैक ही हुआ आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारे पास एक प्लान बना हुआ है कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो फिर उस टाइम पे कोई भी अवेलेबल होगा तो सब सेम प्रोसीजर यूज करेंगे, वो जो डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है। इसका मतलब ये है। ठीक है, कोई भी अपना डिफरेंटली और अपना खुद का चीज नहीं यूज करेगा। एक जो स्टैंडर्ड बना हुआ है हमारा, वो प्रॉपर हम जो प्रोसेस है वो फॉलो करते हुए चलेंगे। तो ये चीज फायदा होता है एसओपीस का। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू डोंट हैव एसओपीस then different employees are going to take different routes to perform same task। ठीक है, अगर आपके पास एसओपीज नहीं होंगी तो हर एक एम्प्लॉय जो होगा आपको वो अलग अलग डिफरेंट रूट्स लेगा परफॉर्म करने के लिए सेम टास्क को। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। देयर इज अ रैंसमवेयर अटैक ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बीन डिटेक्टेड। ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक रैंसमवेयर अटैक डिटेक्ट हुआ है। इफ यू हैव अ प्रॉपर प्रोसीजर हाउ टू एड्रेस दैट रैंसमवेयर अटैक starting from step 1 to last step तक, then you will be in a better position to ensure the sensitivity of your security posture। ठीक है, अगर आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है उसका कि हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, तो जो हमारी सिक्योरिटी पोस्चर्स होंगे ना वो सेंसिटिव होंगे। ठीक है, एक बेटर पोजीशन पे होंगे क्योंकि हर एक को पता है कि हमको क्या प्रोसेस है, चाहे कोई भी उस टाइम पे अवेलेबल हो। तो ये इतना फायदा होता है इन डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, जो गाइडलाइंस होती है फोर्थ आता है प्रोसीजर के साथ ही आती है गाइडलाइन, ये ऑप्शनल रिकमेंडेशन होती है
we also have guidelines which basically reside at the same level of the pyramid as procedure. ठीक है, सेम लेवल पे होती हैं. Guidelines are optional recommendation, which means that they are suggested best practices but non mandatory. ठीक है, ये सजेस्ट करता है, ये रिकमेंड करता है प्रैक्टिसेस को, पर जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं होता है कि हम इसको यूज करें. ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल. ठीक है, इसमें हमारी पॉलिसी, स्टैंडर्ड और प्रोसीजर तीनों पार्ट कवर हो जाएंगे. अब क्या होता है, एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ पॉलिसी. हमें एक पॉलिसी क्रिएट करनी है, स्टैंडर्ड क्रिएट करना है, प्रोसीजर करना है पासवर्ड के लिए. ठीक है, तो पॉलिसी क्या होगी, पहले पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग. एक जेनरिक सेंटेंस दे दिया, पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. शुड बी रेगुलरली रोटेटेड होना चाहिए, रोज रोटेट होना चाहिए रेगुलरली. यूजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग देयर पासवर्ड. जो यूजर है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने पासवर्ड को सेफ करने के लिए. ठीक है, ये एक जेनरिक इसने सेंटेंस दे दिया हमें पॉलिसीज में. अब क्या करना है, अब इसको ब्रॉडली डिस्क्राइब करेगा स्टैंडर्ड. पहला क्या था, पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग. अब पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग, पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 8 कैरेक्टर इन लेंथ होना चाहिए एंड हैव 2 स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए. ये जो पहला पॉइंट था उसका ये सॉल्व हुआ. ठीक है, तो पॉलिसी में लिखा था हमने, जनरली लिखा था पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग. अब वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, वो इस कंडीशन से होगा कि वो उसके जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो ग्रेटर देन 8 होने चाहिए और 2 स्पेशल कैरेक्टर उसमें यूज होने चाहिए. ठीक है, सेकंड पॉइंट था पॉलिसी का हमारा, शुड बी रेगुलरली रोटेटेड. ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड का सेकंड है, पासवर्ड मस्ट बी चेंज एवरी 90 डेज. ठीक है, उसने एक जेनरिक सेंटेंस दे दिया, शुड बी रेगुलरली रोटेटेड, और स्टैंडर्ड ने क्या करा, उसको ब्रॉडली डिस्क्राइब करते हुए कहा कि 90 डेज सेट हो गई है पॉलिसी में, पासवर्ड मस्ट बी चेंज एवरी 90 डेज. ठीक है, थर्ड वन था पॉलिसी का था, यूजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग देयर पासवर्ड्स. ठीक है, यूजर्स है रिस्पॉन्सिबल अपने पासवर्ड को सेफ करने के लिए. इसने क्या, स्टैंडर्ड में क्या हुआ, यूजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पासवर्ड एंड इन केस दे बिलीव it has been compromised, it must immediately contact IT security team. ठीक है, उसने तो दे दिया कि यूजर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, पॉलिसी में हमने ये लिख दिया. अब क्या हुआ, अब क्या करेंगे, अगर उसको लगता है, यूजर को ये करता है कि कॉम्प्रोमाइज हो गया सिस्टम मेरा, तो क्या करेगा, वो इमीडिएटली IT सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म करेगा. ये चीज है स्टैंडर्ड में. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुई होगी चीज. अब हम थर्ड देखते हैं, प्रोसीजर. अब प्रोसीजर क्या होगा, पासवर्ड चेंज प्रोसीजर. ठीक है, लॉगिन करना होगा अकाउंट में, हमने लॉगिन टू योर अकाउंट, गो टू ऑप्शंस टैब. ठीक है, ऑप्शन टैब में जाना है, फिर सेटिंग्स में जाना है, फिर सेलेक्ट करना है अपना पासवर्ड चेंज ऑप्शन. ठीक है, फिर एंटर करेंगे हम न्यू पासवर्ड अलॉन्ग विथ कंफर्मेशन. फोर्थ में होगा, हमें क्लिक करना होगा सबमिट बटन. तो पासवर्ड चेंज का इसने पूरा प्रोसीजर बता दिया. ठीक है, और उसमें क्या क्या आ गया था, पासवर्ड क्या होना चाहिए, 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, मोर देन 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए और 2 स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए उसमें. ठीक है, पासवर्ड हर 90 डेज में चेंज होना है. ठीक है, यूजर रिस्पॉन्सिबल है पासवर्ड के, और इन केस अगर यूजर को लगता है कि क्रेडेंशियल उसके कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं तो इमीडिएटली कांटेक्ट करना है IT सिक्योरिटी को. ठीक है, ये चीज आ गई स्टैंडर्ड में. इसके हिसाब से अब जो पासवर्ड चेंज का प्रोसीजर है वो आ गया प्रोसीजर में, कि कैसे चेंज करना है, और ये जो पॉइंट्स हैं क्लियर होने चाहिए. ठीक है, अब जो पासवर्ड न्यू बनाएगा वो इसके हिसाब से बनाएगा, 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, मोर देन 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए और 2 स्पेशल कैरेक्टर्स वो यूज करेगा, और 90 डेज बाद पासवर्ड को चेंज करेगा. और अगर यूजर को लगता है कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो इमीडिएटली वो कांटेक्ट करेगा IT सिक्योरिटी टीम. ठीक है, आई होप अब आपको पॉलिसी, स्टैंडर्ड और प्रोसीजर क्लियर हो गए होंगे. फोर्थ वन आता है गाइडलाइंस.
ये वैसे भी आपका मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। सेलेक्ट अ फ्रेज एज पासवर्ड एज इट इज इजी टू रिमेम्बर एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, पासवर्ड का फ्रेज जो होना चाहिए वो इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इजी टू रिमेम्बर मीन्स कि वो इतना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ना बनाते जिससे उसको कहीं नोट डाउन करना पड़े, वो भी एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। ठीक है, तो इसलिए इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए बट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पासवर्ड। डू नॉट यूज पैटर्न सच एज 1234 इन योर पासवर्ड। इस टाइप का पैटर्न आपको अपने पासवर्ड पे यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा था जो सिक्योरिटी गवर्नेंस के अंदर जो पिरामिड आता है वो था। ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर रहता है हमारा पॉलिसीज, उसके नीचे आता है हमारे स्टैंडर्ड्स, ठीक है, उसके नीचे आता है हमारा प्रोसीजर्स। ठीक है, अब फिर हमने एक एग्जांपल भी कवर कर लिया पासवर्ड का, तो ये यहाँ पर फिनिश होता है। तो आई होप आपको ये चीज तो समझ में आई होगी एग्जाम्पल के बाद। अब करते हैं की टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी कंप्लायंस। ठीक है, ये टर्म्स होते हैं कुछ जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन PII is any data that could potentially identify a specific individual such as name, address, date of birth, social security number, or other sensitive information. Protecting PII is critical for maintaining security and privacy, and various security compliance standards required organization to take measures to safeguard PII. ठीक है, अब PII क्या होता है? पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन होती है, वो डाटा होता है जो किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कराए, जैसे कि उसका नाम, ठीक है, उसका एड्रेस, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ और सोशल सिक्योरिटी नंबर और कोई भी अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये तो होता है PII जो कि एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करवाता है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन PII रखती हैं अपने पास, तो उनको सिक्योरिटी मेजर्स यूज करने पड़ते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा अटैक्स में कि इतने सारे मिलियंस लोगों के कॉन्टैक्ट रिवील हो गए। ये सारी इंफॉर्मेशन हुई पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इतने सारे फोन नंबर्स रिवील हो गए। ठीक है, यहाँ ये अटैक हुआ, इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स के नंबर चले गए, ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसको PII को प्रोटेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स को, जो आगे जाके मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, तो ये चीज हो गई PII के अंदर, और PII को इस क्रिटिकल होती है मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एंड वेरियस सिक्योरिटी कंप्लायंस स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इनको मेंटेन करना पड़ता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि किसी भी इंडिविजुअल का PII जो इंफॉर्मेशन रखेगी, डिटेल्स। PII is an information that can be used to identify, contact or locate someone. ठीक है, इंफॉर्मेशन है जो यूज होती है आइडेंटिफाई करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए और लोकेट करने के लिए किसी को। फुल नेम हो गया, ड्राइवर लाइसेंस नंबर हो गया, ठीक है, ड्राइवर लाइसेंस नंबर भी होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, होम एड्रेस हो गया, होम का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। ठीक है, देयर आर ऑल्सो सम पेनल्टीज दैट आर अप्लाइड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डू नॉट अप्लाई। ठीक है, अगर कोई भी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं कंप्लायंस के, जैसे GDPR होता है, HIPAA होता है, PCI DSS होता है, ये सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंफॉर्मेशन को PII। ठीक है, और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं करती है इनको, यूज
अगर वो किसी का PII इंफॉर्मेशन रख रही है, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, तो उनको इन स्टैंडर्ड्स जो हैं बने हैं उनको यूज करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करेंगे तो बाय लॉ उनको पेनल्टीज पड़ेगी। तो कंपलसरी होता है, इसलिए ऑडिट्स परफॉर्म कराए रहते हैं। जो ऑडिट्स होते हैं हमारे, वो यही चेक करते हैं कि कंप्लायंस की जो पॉलिसीज हैं वो फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। आज के टाइम पे ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड वन होता है प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन, PHI। इज एनी इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल हेल्थ इंफॉर्मेशन that is created, received or maintained by a covered entity or business associate. PHI is subject to strict security compliance standard under the Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA। ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है PHI जैसी डाटा को। ठीक है, ये बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं जो हेल्थ केयर में डील करती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, तो वो हिप्पा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो इनका कोई रिटेंशन पीरियड भी होता है, शायद 3 इयर्स होता है हिप्पा में, कि 3 साल तक हमें किसी भी पेशेंट के इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर रखना है। आई एम नॉट श्योर, पर 3 इयर्स होती है। ठीक है, PHI is a health information including healthcare plan, payment and history that can be linked to an individual। ठीक है, PHI जो होता है ना, एक हेल्थ इंफॉर्मेशन होती है किसी भी पेशेंट की। ठीक है, उसमें उसके प्लान आ जाएंगे, उसके पेमेंट की हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है, और उसके डिजीजेस की हिस्ट्री होगी। ये सारी चीजें होती हैं एक PHI डाटा में किसी भी एक इंडिविजुअल पेशेंट का। ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है हिप्पा स्टैंडर्ड। ठीक है, नेम एंड एड्रेस, नेम और एड्रेस हो गया, हेल्थ रिकॉर्ड्स, ठीक है, मेडिकल और डेंटल, फुल फेस स्कैन्स एंड बायोमेट्रिक डाटा। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस नंबर, एक हेल्थ इंश्योरेंस नंबर भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा PII और PHI को, ये चीजें हमारी आगे जाके यूज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं पॉपुलर कंप्लायंस रेगुलेशंस। ये है वो स्टैंडर्ड्स। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द पॉपुलर कंप्लायंस रेगुलेशंस होते हैं। GDPR पहला आता है, GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ठीक है, फिर आता है हिप्पा। हिप्पा होता है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ठीक है, फिर आता है PCI DSS, सॉरी PCI DSS, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो चलिए फिर GDPR। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है GDPR में कि ये तो यूरोपियन यूनियन ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, दिस वाज इंट्रोड्यूस बाय यूरोपियन यूनियन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पर्सनल डाटा ऑफ EU सिटीजन्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था जिससे कि यूरोप के सिटीजन्स की जो डाटा है वो प्रोटेक्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी वो जाए तो। ठीक है, द GDPR requires organization to implement various technical and organization measures to ensure the protection of personal data। ठीक है, जो GDPR होता है ना, वो रिक्वायर करता है ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करना है वेरियस टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनल डेटा को। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑब्टेन एक्सप्लिसिट कंसेंट फ्रॉम इंडिविजुअल बिफोर प्रोसेसिंग देयर पर्सनल डाटा
एंड individual have right to access their personal data, corrected and request its deletion। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अगर कभी भी कोई इंडिविजुअल का डाटा को प्रोसेस करना चाहती है तो उसके लिए उसको उस इंडिविजुअल का कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, और इंडिविजुअल के बाद ये भी राइट होता है कि वो अपना पर्सनल डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। मीन्स अगर कुछ गलत है तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं और उसको रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं डिलीशन के लिए। ठीक है, इस जीडीपीआर के अंदर ये चीजें आती है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑल्सो इंश्योर दैट पर्सनल डाटा इज प्रोसेस्ड लॉफुली, ट्रांसपेरेंटली एंड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जो कलेक्ट करती है डाटा को, इसको इंश्योर कराना पड़ता है कि जो डाटा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ये लॉफुली हो रहा है, अंडर लॉ हो रहा है, मतलब कानूनी ढंग से ये काम प्रोसेस्ड हो रहा है डाटा। ठीक है, ट्रांसपेरेंटली हो रहा है, मतलब कोई हिडन चीज नहीं हो रही है इसमें। ठीक है, और इस किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये लिया जा रहा है, ये सब कुछ इंडिविजुअल को बताया जाता है। ठीक है, जीडीपीआर के अंदर ये पॉलिसी आती है। अंडर द जीडीपीआर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अपॉइंट अ डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, डीपीओ कहते हैं उसको, इफ दे प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ पर्सनल डाटा, प्रोसेस सेंसिटिव पर्सनल डाटा और प्रोसेस डाटा ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, जीडीपीआर के अंदर क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर जीडीपीआर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को उसके लिए डेडिकेटली एक ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, डीपीओ। ठीक है, जो कि उस डाटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है, सेंसिटिव डाटा को करेगा और उस डाटा को रेगुलर बेसिस पे उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, द डीपीओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग, इंश्योर करेगा और रिस्पॉन्सिबल होता है इंश्योरिंग compliance with the GDPR and for serving as a point of contact for individuals and regulatory authorities। ठीक है, जो डीपीओ होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है तो ये सारे जीडीपीआर की पॉलिसीज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए, और एंड फॉर सर्विंग एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो किसी भी इंडिविजुअल का उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, टीपीओ ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है इंडिविजुअल, किसी को कोई क्वेरी है तो उसी से सॉर्ट आउट की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन दैट फेल टू कंप्लाई विद द जीडीपीआर कैन फेस सिग्निफिकेंट फाइन्स, ठीक है, एंड पेनल्टीज। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, जो फेल करती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन कोई फेल करेगी, जीडीपीआर को प्रॉपरली वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी और उसकी पॉलिसीज को फॉलो नहीं करेगी ना, तो उसमें सिग्निफिकेंट फाइन्स लगते हैं और पेनल्टीज लगती है। और ये सब चीज होता है ऑडिट के समय। ऑडिट के समय वो सारी पॉलिसीज को चेक करा जाता है, ठीक है, कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है, इम्प्लीमेंट है तो फॉलो हो रही है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है एट द टाइम ऑफ ऑडिट। ठीक है, और अगर कुछ भी फेलियर उसमें मिलता है तो ऑर्गेनाइजेशन को उस पर पेनल्टी पे करनी पड़ती है। ठीक है, ओवरऑल द जीडीपीआर इज डिजाइंड टू इनहेंस द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा, to provide individuals with greater control over their personal information. Organization must take the GDPR requirements seriously to avoid significant financial and reputational consequences। ठीक है, ओवरऑल समरी क्या है, इसकी कंक्लूजन क्या है, ओवरऑल जो हमें अभी तक डिस्कस किया, जीडीपीआर को डिजाइन किया गया है किसी भी पर्सनल डाटा की प्रोटेक्शन को इनहेंस करने के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और विथ इंडिविजुअल विथ ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर, जिस इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल हो, जिससे इजिली एक्सेसिबल हो। ठीक है, इस चीज के लिए जीडीपीआर को डिजाइन किया गया है। और जो ऑर्गेनाइजेशन जीडीपीआर रिक्वायरमेंट्स को सीरियसली नहीं लेती है ना,
ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक द GDPR रिक्वायरमेंट सीरियसली। ऑर्गेनाइजेशन को GDPR की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना उनको सीरियसली लेना चाहिए, जिससे कि फाइनेंशियल और रेपुटेशनल डैमेज या कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो पाए। ठीक है, प्रॉपर अगर यूज कर रहे हैं GDPR की रिक्वायरमेंट्स को, पॉलिसीज को, तो उससे फाइनेंशियल और रेपुटेशनल कॉन्सिक्वेंसेस होने की जो वो है रिस्क है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये चीज तो ये है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी लोकेटेड होना एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन आउटसाइड यूरोप, तो वो जो यूरोपियन, अगर कोई यूरोपियन सिटीजन्स होगा तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करेगी ना, डाटा को प्रोसेस करेगी और स्टोर करेगी, वो GDPR के पॉलिसी के हिसाब से ही करेगी। ठीक है, उस पर GDPR अप्लाई होगा अगर कोई यूरोपियन सिटीजन है तो। ठीक है, यूरोप से बाहर भी, तो ये चीज होती है GDPR। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, इसको हम कहते हैं HIPAA। ठीक है, बेसिकली ये मेडिकल लाइन में यूज होता है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ केयर पे डील करते हैं वहाँ HIPAA का यूज होता है। HIPAA स्टैंडर्ड हेल्थ केयर में ही यूज होता है। The Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) is a US federal law enacted in 1996। ठीक है, 1996 में US फेडरल लॉ ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। The primary objective of HIPAA is to ensure the privacy and security of personal health information, which include medical record and other individual identifiable health information। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जो HIPAA होता है ना, ये इंश्योर कराता है, ये जो स्टैंडर्ड होता है ये इंश्योर कराता है प्राइवेसी को और सिक्योरिटी किसी भी पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन में। ठीक है, जो पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन होती है उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, जिसमें इंक्लूड होते हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है, और अदर इंडिविजुअल्स आइडेंटिफिएबल हेल्थ इंफॉर्मेशन। और आइडेंटिफिएबल हेल्थ इंफॉर्मेशन जो होती है, एक मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए प्लस उसकी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होती है उसको, उसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। HIPAA applies to healthcare providers, health insurance companies, and their business associate who deals with patient health information। HIPAA वहाँ अप्लाई होता है, मैंने जैसे बताया था, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वहाँ प्रोवाइड होता है, और देयर बिजनेस एसोसिएट्स हु डील, जो कि किसी पेशेंट की हेल्थ इंफॉर्मेशन पे डील करता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी पेशेंट की हेल्थ पे डील करेगी ना, तो वो जो डाटा स्टोर करेगी किसी इंडिविजुअल, किसी पेशेंट का, तो वो करेगी अंडर HIPAA पॉलिसीज स्टैंडर्ड। ठीक है, मेडिकल का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन HIPAA को, HIPAA स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। ठीक है, HIPAA regulations establish national standards for protecting the privacy of patients' personal health information and require that healthcare providers take appropriate measures to safeguard that information। ठीक है, HIPAA की जो रेगुलेशंस है ना, स्टेब्लिश करती है एक नेशनल स्टैंडर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की भी प्राइवेसी ऑफ पेशेंट्स पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन को, किसी भी पेशेंट की पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन को प्राइवेसी प्रोवाइड कराती है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, एंड रिक्वायर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस वाले हैं, जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है,
अप्रोप्रिएट मेजर यूज करने होते हैं उन्हें सेव करने के लिए किसी की भी इंफॉर्मेशन, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पेशेंट के इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए अप्रोप्रिएट जो मेजर्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। HIPAA also provides individual with the right to access their own health information. HIPAA प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को राइट अपने हेल्थ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट करेक्शन इफ नेसेसरी, जैसा हमें GDPR में था, जो HIPAA प्रोवाइड कराती है जिससे इंडिविजुअल अपनी हेल्थ इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें इजीली, ठीक है, और उसको करेक्ट कर सकें अगर उसमें कोई इशू है, कोई मॉडिफिकेशन मांगती है डाटा या कोई करेक्ट करना है, डाटा को अपडेट करना है, तो वो सब फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है HIPAA। Additionally, HIPAA mandates that patients must provide their consent before their personal health information can be shared with others with some exceptions। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, मैंडेटरी है ये कि अगर कोई भी हेल्थ प्रोवाइडर किसी की भी पेशेंट की हेल्थ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना चाहता है तो उससे पहले उसको उस पेशेंट से कंफर्मेशन लेनी होगी, ठीक है, ये चीज प्रोवाइड करता है HIPAA। अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, HIPAA इज इंटेंडेड टू सेफगार्ड पेशेंट्स प्राइवेसी, protect the security of their health information and promote the electronic exchange of health information in a secure and confidential manner। तो क्या करता है HIPAA, ओवरऑल जो रोल है HIPAA का वो एक सेफगार्ड है पेशेंट की प्राइवेसी पे, प्रोवाइड कराता है सेफगार्ड पेशेंट की प्राइवेसी में, ठीक है, सिक्योरिटी कराता है पेशेंट के हेल्थ इंफॉर्मेशन की, ठीक है, और प्रमोट करता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन एक सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल मैनर में, ठीक है। तो ये तो चीज थी HIPAA की, हमने GDPR देख लिया, नेक्स्ट हमने देखा HIPAA। अब हम नेक्स्ट जाएंगे वो देखेंगे PCI DSS, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। बेसिकली ये क्रेडिट कार्ड्स की इंडस्ट्रीज में जो डील्स करती है इंडस्ट्री क्रेडिट कार्ड में उसमें यूज होता है। द पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स इज अ सेट ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, ये एक सेट है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स का, established by the payment card industry to protect against payment card fraud, ठीक है। पेमेंट PCI DSS एक सेट है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स का जो कि स्टेब्लिश करती है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पेमेंट, जो भी पेमेंट कार्ड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं ना, ठीक है, उन पे डील करती है, उनसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है उनके अगेंस्ट में कि कोई फ्रॉड ना हो सके, वो चीज प्रोवाइड कराती है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कराती है PCI DSS। The standard applies to organization that accept, process, store और transmit credit card information, ठीक है। स्टैंडर्ड्स अप्लाई कराती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और ट्रांसमिट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे बहुत सारे बैंक्स हैं, ये हैं, से सब PCI DSS फॉलो करते हैं, ठीक है। एयरटेल मनी हो गया, ये जो चीजें हैं सारी, पेटीएम हो गया, ये सारी चीजें ये फॉलो करती हैं PCI DSS स्टैंडर्ड को। PCI DSS is designed to ensure that the organization that handle payments card information have appropriate control in place to protect against unauthorized access or theft of sensitive card holder data, ठीक है। अब जो PCI DSS है ना, ये डिजाइन किया गया है इंश्योर कराने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को जो हैंडल कर रही है पेमेंट कार्ड की इंफॉर्मेशन को हैव प्रॉपर एप्रोप्रिएट कंट्रोल हो रहा है
in place to protect against unauthorized access or theft of sensitive card holder data। ठीक है, तो ये जो PCI DSS स्टैंडर्ड है वो बेसिकली जो है आपके पेमेंट जो करते हैं आप ऑनलाइन और जो कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स है इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से और थेफ्ट से। ठीक है, इन सब चीज को इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए PCI DSS यूज होती है। ठीक है, द स्टैंडर्ड इंक्लूड रिक्वायरमेंट फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी, डाटा इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल्स एंड रेगुलर मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम्स। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड है ये इंक्लूड्स करता है रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, डाटा इंक्रिप्शन के लिए, एक्सेस कंट्रोल के लिए और रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए एंड टेस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोसेस पेमेंट कार्ड इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ PCI DSS and failure to do so can result in significant financial penalties and reputational damage। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस करती है ना कार्ड की इंफॉर्मेशन को, पेमेंट की कार्ड की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है या स्टोर करती है, तो उनके लिए रिक्वायर्ड है कि वो PCI DSS के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। और अगर किसी चीज से फेलियर मिलता है तो ऑडिट के टाइम पे कहीं पे भी कि प्रॉपरली जो PCI DSS की जो स्टेप्स हैं या जो पॉलिसीज हम फॉलो नहीं हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशंस को पेनल्टी पड़ती है। ठीक है, फाइनेंशियल पेनल्टीज उन पर लगाई जा सकती है। ठीक है, एंड रेपुटेशनल डैमेज। कंप्लायंस विथ PCI DSS is typically verified through a third-party assessment known as Payment Card Industry Data Security Assessment। ठीक है, जो टिपिकली वेरीफाई करते हैं ना तो एक थर्ड पार्टी असेसमेंट होता है जिसको कहा जाता है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी असेसमेंट। ठीक है, by adhering to PCI DSS standard, organization can reduce the risk of payment card fraud and protect the privacy and security of their customers payment card information। ठीक है, तो पूरे जो अभी तक हमने नॉलेज ली है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो भी PCI DSS स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उसका रिस्क वो कम हो जाता है रिलेटेड टू पेमेंट कार्ड फ्रॉड के और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हूँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी अपने कस्टमर्स की कार्ड की इंफॉर्मेशन पर। ठीक है, अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉलो कर रही है ना PCI DSS, तो वो PCI DSS यूज करने से अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी प्राइवेसी और उनके जो कार्ड की इंफॉर्मेशन है और कोई भी कार्ड का फ्रॉड होता है उनसे रिस्क को रिड्यूस करती है with the help of PCI DSS by using the policies of PCI DSS। ठीक है, तो ये था हमारे 3 जो स्टैंडर्ड्स हैं GDPR, HIPAA और PCI DSS। ठीक है, अब हम करते हैं क्रिप्टोग्राफी। Cryptography is the practice of secure communication in the presence of third parties, also known as adversaries। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी क्या है ना, एक प्रैक्टिस है आपके सिक्योर कम्युनिकेशन की ओवर पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, इसमें लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टी मीन्स कोई ओवर इंटरनेट जहाँ की जो थर्ड पार्टी जो है एडवर्सरीज माने अटैकर्स। ठीक है, it involves the use of mathematical algorithms to transform plain text unencrypted data into ciphertext encrypted data to protect the confidentiality
इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी क्या है ना, एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस है जहां पर हम सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकते हैं ओवर पब्लिक नेटवर्क, ठीक है, ओवर इंटरनेट। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, ये इन्वॉल्व करती है एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम के थ्रू, ये ट्रांसफॉर्म करती है हमारे प्लेन डाटा को इनक्रिप्टेड डाटा में और ट्रांसफर करती है। ठीक है, पहले जो प्लेन डाटा होता है उसको इनक्रिप्ट करती है और फिर सेंड कर देती है, और दूसरी तरफ जो रिसीवर होता है वहां पर से डिक्रिप्ट करती है और प्लेन टेक्स्ट पे चेंज हो जाता है। ठीक है, इधर से इंक्रिप्शन होता है, वहां डिक्रिप्शन होता है। क्रिप्टोग्राफी इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस including secure communication between individuals and organizations, secure data storage, and secure online transactions, such as e-commerce and online banking। ठीक है, जो क्रिप्टोग्राफी है ना, ये यूज होती है वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में। ठीक है, इंक्लूडिंग सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, किसी भी इंडिविजुअल्स के बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती है, या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो प्रोवाइड कराती है, सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती है, या सिक्योर स्टोर करने के लिए डाटा को वो प्रोवाइड कराती है, और सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कराती है, सच एज ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बैंकिंग। जो ट्रांजेक्शन हम ई कॉमर्स के थ्रू या कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग में करते हैं ना, उसका सिक्योर कम्युनिकेशन और या सिक्योर ट्रांजेक्शन भी क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइड्स अ वे टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस or interception and ensure that data remains confidential even if it is intercepted। तो क्या कह रहा है, जो क्रिप्टोग्राफी है वो प्रोवाइड कराती है हमें एक वे प्रोटेक्ट करने का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक प्रॉपर वे प्रोवाइड कराती है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस से, ठीक है, या अनऑथराइज्ड यूजर्स हो गया, और इंटरसेप्शन, जैसे बॉब शूट हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैन इन द मिडिल अटैक होता है ना, उसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, उसके बीच में एक अटैकर होता है। ठीक है, वो क्या करता है, जब सेंडर सेंड करता है ना कोई भी इंफॉर्मेशन, तो अगर वो प्लेन टेक्स्ट में सेंड कर रहा है इंफॉर्मेशन, तो अटैकर क्या है, बीच में रिक्वेस्ट जहां से सेंड होगी वो इंटरसेप्ट कर लेगा अटैकर। ठीक है, फिर उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, अगर वो प्लेन टेक्स्ट में जा रही होगी तो उसमें इजीली मॉडिफिकेशन करेगा वो, और फिर सेंड कर देगा जो रिसीवर है। तो रिसीवर को नहीं पता होगा कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, तो इस चीज से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि वो इनक्रिप्ट डाटा कर देता है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी। तो इस तरीके से ये अनऑथराइज्ड एक्सेस से और इंटरसेप्ट होने से वो कराता है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इस तरीके से प्रोवाइड होता है हमें क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, और इंटरसेप्ट करने से भी हमें हेल्प करता है बचाने से। क्रिप्टोग्राफी इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट, एक क्रिटिकल कंपोनेंट है मॉडर्न डे कम्युनिकेशन का और कंप्यूटिंग सिस्टम, एट इट हेल्प्स टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि ये इंश्योर कराती है हमें सिक्योर कम्युनिकेशन को, ठीक है, और प्राइवेसी को, हमारे सिक्योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की, हमारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्राइवेसी प्रोवाइड कराती है हमारे, और सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इस मॉडर्न डे कम्युनिकेशन में टाइम पे। ठीक है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स, ठीक है, इंक्लूडिंग सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, दो टाइप की क्रिप्टोग्राफी है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं हम।
ठीक है, अब इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला आता है टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। It is cryptographic technique that involves the use of the same key for both encryption and decryption। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चल गया। जैसे हमारी ये पार्टी यहाँ पर है, ठीक है, ये ए है, यहाँ पे बी है। तो इसके बीच में जो है वो कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पर थ्रू इंटरनेट है, यहाँ पर इंटरनेट है। ठीक है, ये आपका हो गया इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट है ये पार्टी ए है, बी है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। ठीक है, तो इसने यहाँ पर से प्लेन टेक्स्ट से पैकेट प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट भेजा। तो जब नॉर्मली वो भेजेगा ना, तो यहाँ पर कोई भी जो अटैकर बैठा है तो इजीली इसको इंटरसेप्ट करेगा यहाँ से, और वो जैसे कि प्लेन टेक्स्ट में है तो इजीली रीड करके फिर डाटा भेज देगा इसको मॉडिफाई करके। मैं तब बता रहा हूँ जब हम क्रिप्टोग्राफी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इनसिक्योर चैनल है कि इजीली यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो सकता है, इंटरसेप्ट करके वो चेंज करके वापस बी को भेज दे, और बी को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है बीच में। ठीक है, ये जो इंटरनेट है ना, ये पब्लिक नेटवर्क है, बहुत ही इनसिक्योर नेटवर्क है। ठीक है, तो अब एक बार उसको पहले पढ़ लेते हैं। ये चीज इसमें है, ये ए और बी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दो चैनल है, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, और कैसे अब वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अभी पढ़ते हैं हम। अब देखेंगे हम उसे, पहले एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इन asymmetric cryptography the sender uses the secret key, both की पहला वाला पढ़ते हैं पहले। इट इज क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द सेम की फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक की होती है, इसमें एक की का यूज होता है। उस की की हेल्प से वो जो इंक्रिप्शन हो रहा है वो होता है, और सेम की से डिक्रिप्शन होता है। एक ही की इसमें यूज होती है। ठीक है, सेंडर उस की से इनक्रिप्ट भी करेगा और रिसीवर उसी की से डिक्रिप्ट भी करेगा। ठीक है, अभी मैं डायग्राम से आपको बताऊंगा, पहले थ्योरी पर कवर कर लेते हैं। दिस मीन्स दैट द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ अ मैसेज शेयर अ सीक्रेट की दैट इज यूज्ड टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज। तो इसमें क्या होगा, जो सेंडर होगा और जो रिसीवर होगा ऑफ अ मैसेज वो शेयर करेंगे। ठीक है, शेयर करेंगे की को। दिस मीन्स दैट द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ अ मैसेज शेयर अ सीक्रेट की दैट इज यूज्ड टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज। ठीक है, जो मैसेज है ना उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास एक की होती है, उसी की को सेंडर से रिसीवर पे शेयर किया जाता है। ठीक है, इन अ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी द सेंडर यूजेस द सीक्रेट की टू इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, जो सेंडर सेंड कर रहा है, ठीक है, जो सेंडर सेंड कर रहा है वो यूज करेगा सीक्रेट की इनक्रिप्ट करने के लिए प्लेन टेक्स्ट मैसेज को, प्रोड्यूसिंग साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट
को साइफर टेक्स्ट में चेंज करने के लिए वो उस की का यूज करेगा। सिंपल वे में ये है। The receiver then uses the same secret key to decrypt the ciphertext and recover the original plain text message. जैसे सेंडर ने जो मैसेज भेज रहा है उसने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करा विद द हेल्प ऑफ की। अब जो रिसीवर होगा ना वो साइफर टेक्स्ट को चेंज करेगा ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट में विद द हेल्प ऑफ सेम की। तो एक की का यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है, तभी इसका नाम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, सेम की का, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज ऑफन यूज्ड इन सिचुएशन वेयर बोथ द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ अ मैसेज शेयर अ सीक्रेट की एंड नीड टू कम्युनिकेट सिक्योरली, ठीक है। ये जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक है ये ऑफनली यूज की जाती है उन सिचुएशन में जहां पे सेंडर और रिसीवर जो मैसेज है ना वो शेयर करते हैं सीक्रेट की को एंड नीड टू कम्युनिकेशन सिक्योरली कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है। हाउएवर द चैलेंज विद सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, अब इसमें क्या चैलेंज आता है, both parties need to securely exchange the secret key in advance। एडवांस में उन्हें जो जो किस की से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो रहा है ना उनको सिक्योरली शेयर की करनी पड़ती है, ठीक है, एडवांस में, which can be difficult to do securely if they are not physically present with each other। वो ऐसे सिक्योरली भेजना ना मुश्किल होता है until और unless जब तक वो फिजिकली प्रेजेंट ना हो विद ईच अदर। तो ये थोड़ी डेंजरस होती है और थोड़ा कम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है क्योंकि इसमें शेयरिंग होती है ना सी की ओवर पब्लिक नेटवर्क में, तो थोड़ा कम सिक्योर होती है। की लेंथ इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंक्रिप्शन। तो की लेंथ होती है ना इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। टू ओवरकम दिस चैलेंज a technique called key distribution is used। ये जो सीक्रेट की को शेयर करने का जो चैलेंज था ना ओवर पब्लिक नेटवर्क में, इसको एक टेक्निक से हम ओवरकम कर सकते हैं जो है की डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर अ सिक्योर चैनल इज एस्टेब्लिश्ड, एक सिक्योर चैनल एस्टेब्लिश किया जाता है बिटवीन सेंडर और रिसीवर टू एक्सचेंज द सीक्रेट की, ठीक है। तो जो हमारे पास इशू आ रहा था सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में कि हमें जो की है उसको शेयर करना था ओवर पब्लिक नेटवर्क के थ्रू जो कि थोड़ा कम सिक्योर था क्योंकि हम अगर शेयर करेंगे तो वो कोई भी उसको इंटरसेप्ट कर सकता है उस की को, ठीक है, उस पर स्टील कर सकता है उसको। तो वो थोड़ा डेंजरस था किसी भी एक नॉर्मल नेटवर्क में भेजने में, मतलब पब्लिक नेटवर्क के थ्रू भेजने में। पर इस चीज को भी ओवरकम करा हमारा की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक ने, जिसमें क्या करते हैं हम एक सिक्योर चैनल स्टेब्लिश करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में। In addition, symmetric key cryptography is often used in combination with other cryptographic techniques। अदर क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक के साथ भी ये यूज होती है सच एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी टू प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए ना ये और सेकेंड जो क्रिप्टोग्राफी होती है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी उसके साथ भी यूज की जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब हम देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड होता है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जिसको हम कहते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी। अब इसमें क्या होता है ना, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी ऑल्सो नोन एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ये एक इज अ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम होता है दैट यूजेज अ पेयर ऑफ कीज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डाटा। अब जो हमारी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी थी ना उसमें क्या था एक की यूज हो रही थी,
सीक्रेट की। इंक्रिप्शन भी उसी से हो रहा था, डिक्रिप्शन भी उसी से हो रहा था। पर एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, हमारी दो की यूज होती है। ठीक है, इनक्रिप्ट के लिए अलग, डिक्रिप्ट करने के लिए डेटा को अलग। ठीक है, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ टू मैथमेटिकल रिलेटेड कीज, अ पब्लिक की एंड अ प्राइवेट की। ठीक है, इसमें दो की यूज होती है, एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। द पब्लिक की इज फ्रीली अवेलेबल, जो पब्लिक की होती है वो फ्रीली अवेलेबल होती है एंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनीवन हु वांट्स टू सेंड अ मैसेज टू द ओनर ऑफ द प्राइवेट की। जो पब्लिक की होती है ना, उससे इनक्रिप्ट होता है और ये फ्रीली अवेलेबल होती है। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल होती है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम एनीवन, किसी को भी जो सेंड करना चाह रहा है किसी भी प्राइवेट की के ओनर को मैसेज। ठीक है, द प्राइवेट की ऑन द अदर हैंड इज केप्ट सीक्रेट होती है एंड ओनली नोन टू द ओनर ऑफ द की। ठीक है, जो ओनर होगा ना उसी को पता होगी उसकी प्राइवेट की, और उससे वो डिक्रिप्ट करेगा मैसेज को। पब्लिक की से तो इंक्रिप्शन होता है, सेंडर के एंड पे इंक्रिप्शन होगा, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट पर चेंज करेंगे पब्लिक की से, और फिर हम उसको भेज देंगे मैसेज टू रिसीवर को, और जो रिसीवर होगा ना वो रिसीव करेगा। ठीक है, और डिक्रिप्ट करेगा उसको अपनी प्राइवेट की से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अब क्या होगा, व्हेन समवन वांट्स टू सेंड अ मैसेज टू द ओनर ऑफ द प्राइवेट की, अगर कोई चाहेगा ना, ओनर किसी को मैसेज सेंड करना होगा, ठीक है, दे यूज द ओनर्स पब्लिक की टू इनक्रिप्ट द मैसेज। ठीक है, अगर जैसे मैं ए हूं और बी को भेजना चाहता हूं, तो मैं बी की पब्लिक आईपी से पहले इनक्रिप्ट कर दूंगा। ठीक है, और मैसेज उसको सेंड कर दूंगा। अब वो बी जो होगा ना वो अपनी प्राइवेट आईपी से उसको डिक्रिप्ट करेगा, और वो मैसेज खाली उसकी ही प्राइवेट आईपी से डिक्रिप्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। Once the message is encrypted, only the owner of the private key can decrypt it using their own private key. ठीक है, वो अपनी ओन प्राइवेट की से ही उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर पाएगा। अब नेक्स्ट है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी हैज सेवरल एडवांटेजेस ओवर सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के ना सेवरल एडवांटेज है एसिमेट्रिक के कंपेयर में। One of the main advantages is that it allows secure communication without the need for shared a secret key. ठीक है, ये सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है विदाउट शेयरिंग अ सीक्रेट की। ठीक है, इट ऑल्सो इनेबल्स डिजिटल सिग्नेचर which can be used to verify the authenticity of the message or document. ये इनेबल कराता है ना डिजिटल सिग्नेचर्स का कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, जो कि वेरीफाई कराता है ऑथेंटिसिटी किसी भी मैसेज का या डॉक्यूमेंट का। एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम इंक्लूड आरएसए। ठीक है, आरएसए है, डिफेन-हेल्मन है, ठीक है, एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी का ईसीसी कहते हैं इसको हम। ठीक है, दीज एल्गोरिथम आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस सच एज सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन, ऑनलाइन बैंकिंग में और ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन्स में यूज होते हैं ये वाले एल्गोरिथम्स। ठीक है, इफ अ सेंडर इज यूजेस हिज प्राइवेट की टू इनक्रिप्ट, देन इट इज नॉट फॉर सीक्रेसी बट फॉर डिजिटली साइनिंग अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर जब जैसे ना रिसीवर ने सेंड किया एक सेंडर को मैसेज, ठीक है, तो वो सेंडर तो उसको डिक्रिप्ट कर देगा उसके बाद जो प्राइवेट की है।
ठीक है, क्योंकि डिक्रिप्शन होता है प्राइवेट की से ही, ठीक है ना। अब क्या होगा, अगर वो सेंडर को वापस मैसेज भेजना है तो वो क्या करेगा, वो उसको इनक्रिप्ट करेगा प्राइवेट की से, पर ये जो ना ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इनक्रिप्शन होता है वो पब्लिक की से होता है। तो ये प्राइवेट की से करेगा, पर उसमें क्या करेगा, डिजिटल साइनिंग कर देगा उस डॉक्यूमेंट्स में, समझ रहे हो ना, वो डिजिटल साइनिंग कर देगा उस डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में क्या यूज होता है, ठीक है, वन की होती है और एसिमेट्रिक में टू होती है। तो इसमें अगर हम डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है, अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो जो सेम की का कॉन्सेप्ट था सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में, और डिफरेंट की का कॉन्सेप्ट है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में, ठीक है। एसिमेट्रिक डिफरेंट की माने पब्लिक की, ठीक है, फॉर इंक्रिप्शन, एंड प्राइवेट की फॉर डिक्रिप्शन, ठीक है। सेकंड अगर हम देखें तो जो सिमेट्रिक था वो कैन नॉट ऑलवेज एक्सचेंज की सेफली, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जो सीक्रेट की होते हैं उसको भी हम शेयर करते हैं थ्रू प्राइवेट नेटवर्क, भले ही हम एक की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक का यूज करते हैं, पर ये इतनी सिक्योर नहीं है जितनी सिक्योर एसिमेट्रिक है, ठीक है। और इसमें सिमेट्रिक वाले में एक सिंगल की का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो ये थोड़ी फास्ट होता है एज कंपेयर टू एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। उसमें जो होता है वो दो कीज का कॉन्सेप्ट होता है यूज, ठीक है। तो ये चीज डिफरेंस होते हैं सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में, और ये चीज इनकी ये प्रोवाइड कराती है सिक्योरिटी ओवर द कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, किसी भी दो पार्टी के बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्रिप्टोग्राफी की, ठीक है। तो ये जो स्लाइड्स हैं मैं एंड करता हूँ यहाँ पे। तो आज हमने सिक्योरिटी गवर्नेंस देखा, उसकी पॉलिसीज देखी, स्टैंडर्ड्स देखे और प्रोसीजर्स देखे, ठीक है। फिर की टर्म यूज किया हमने PII और PHI को, वो पढ़ा हमने, उसका डिस्कस किया। फिर हमने स्टैंडर्ड्स देखे GDPR, HIPAA और PCI DSS, ठीक है। फिर लास्ट में हमने क्रिप्टोग्राफी और उसके टाइप्स डिस्कस किए। तो आई होप आपको आज की जो वीडियो है उसमें से क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कंप्लायंस का कॉन्सेप्ट भी और हमारा क्रिप्टोग्राफी का भी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन and share your feedback in comment section. Thank you.